पुस्तक जिजीविसा की धनीय असामान्य प्रतिभाएं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। मानव रत्न लाल बहादुर शास्त्री। सन 1921 असहयोग आंदोलन का बिगुल बज उठा। भावनाशील लोग समय की पुकार सुनकर लाखों की संख्या में रणक्षेत्र में जा कूदे। विद्यार्थियों ने विद्यालय छोड़ दी, कर्मचारियों ने काम करना छोड़ दिया, न्यायालय बंद पड़ गए, किसानों ने लगान देना बंद कर दिया, रेल, तार, डाक सेवा का उपयोग बंद हो गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। 16 वर्ष के एक किशोर की आत्मा भी युग की पुकार सुनकर अधीर हो उठी। वह जानता था कि विद्यालय छोड़ने से उसका ही नहीं, उसकी विधवा मां का भविष्य भी अंधकार में हो जाएगा। पिता जिसे मझधार में छोड़ गए थे, अब बेटा भी आंदोलन करने लगा। यह जानकर वह कितनी दुखी होगी। रिश्तेदार तो पहले ही उसकी देशभक्ति को खतरनाक कहते रहे हैं। ये व्यवस्थाएं उनके मार्ग में बाधा बनकर खड़ी थी। फिर भी जीत अंतःकरण की आवाज हुई। अध्यापक के सम्मुख जा खड़ा हुआ। गुरुजी, अब आज्ञा दीजिए। अध्यापक इस किशोर की भावनाओं को समझते थे और घर की स्थिति भी जानते थे। उन्होंने समझाया, बेटा, हाई स्कूल परीक्षा में कुछ ही महीने रहे हैं। परिश्रम करके तुम अच्छे डिवीजन से पास हो जाओगे तो मां को सहारा हो जाएगा। किशोर ने गुरुजी की बात सुनी, पर वह रुक न सका। अपने तथा अपनी बेसहारा मां के हितों को देश हितों पर बलिदान करके असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाला यही किशोर एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बना। अन्य राष्ट्रों के नेताओं ने आश्चर्य से सुना कि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पास अपना घर का मकान भी नहीं, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनकर किस्तों पर कार खरीदी। महामंत्री चाणक्य जैसा ही यह एक अनुपम उदाहरण था। शास्त्री जी न तो बड़े बाप के बेटे थे, न किसी सहयोगी ने ही इन्हें इस पद तक पहुंचाने में सहायता की थी। उनके मानवीय सद्गुणों व कर्मठता ने ही इन्हें इस गुरुतम पद पर पहुंचाया था। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 में मुगल सराय में हुआ। उनके पिता श्री शारदा प्रसाद एक शिक्षक थे। अल्पायु में ही पिता का देहांत हो गया। बचपन से ही इनकी परीक्षा आरंभ हो चुकी थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। सहारे के नाम पर केवल माता राज दुलारी का सहारा था। पितृहीन बालक ने अपने आप एक सहारा खोज लिया। वह सहारा था पुण्य सलीला गंगा का। गंगा ने उन्हें तैरना सिखाया, जीवन के उतार चढ़ाव में साहसी बने रहने का पाठ पढ़ाया और अपनी ही तरह निर्मल निष्कलुष बने रहने की सामर्थ्य प्रदान की। 12 वर्ष की आयु में वे अपने साथियों के साथ गंगा पार मेला देखने गए। वापस लौटने के लिए उनके पास नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे। आधा मील गंगा का पाट उन्होंने तैरकर पार किया, जिसे अच्छे खासे पहलवान भी नहीं कर पाते थे। परिस्थितियों से जूझना वे बचपन से ही सीखने लगे थे। साधनों का अभाव प्रगति में बाधक नहीं होता, यह प्रेरणा उन्हें बचपन से ही मिल चुकी थी। पढ़ने के लिए वे नाना के घर रहे, फिर मौसा के घर रहे, किंतु परावलंबन को उन्होंने कभी नहीं अपनाया। उन्होंने अपनी स्थिति को स्वीकार तो किया कि उनके पिता नहीं है, पर यह स्वीकारोक्ति उन्हें सदाचारी, परिश्रमशील तथा ईमानदार बनाए रही। शास्त्री जी तीव्र बुद्धि नहीं थे। वे कक्षा में यदा कदा ही प्रथम आए। इसके पीछे उनका परिश्रम ही था। वे मन लगाकर पढ़ते थे, परिश्रम करते थे। इसी का शुभ परिणाम था कि वे हिंदी विद्यापीठ से शास्त्री परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर सके। उनका प्रमुख विषय दर्शन था। पारिवारिक स्थिति साधारण होते हुए भी लाल बहादुर शास्त्री ने अपना लक्ष्य साधारण नहीं रखा। ऐसी परिस्थितियों में कोई अन्य साधारण साहस वाला आदमी होता तो हाई स्कूल पास करके कहीं नौकरी खोज लेता, कहीं क्लर्क या अध्यापक बन जाता। शास्त्री जी ने एक सच्चे देशभक्त की भूमिका निभाने में इस स्थिति को कभी बाधा के रूप में नहीं माना। पढ़ाई समाप्त करने के बाद में यदि वे स्वयं को अकिंचन मानते तो कोई नौकरी खोजते, पर उन्हें अपने देशवासियों की सेवा करनी थी। रोटी का सवाल अवश्य सामने आया था। उसे पूरा करने की तैयारी वे बचपन से ही कर चुके थे। अपनी आवश्यकता वे कम से कम रखते थे।
अपना सारा काम हाथ से कर लेते थे। उन्होंने लोक सेवा संघ में अपने मित्र अलगू राय चौधरी के साथ अछूतो द्वार का काम आरंभ किया। इनकी लगन, श्रम तथा तत्परता से लाला लाजपत राय बड़े प्रभावित हुए। वे इस संघ के आजीवन सदस्य बना दिए गए। उन्हें 7 रुपये भत्ता मिलता, यह बाद में 100 रुपये हो गया, जिसे वे घर वालों को दे देते थे। सन 1927 में उनका विवाह ललिता देवी के साथ हुआ। शास्त्री जी ने अपने जीवन का ध्येय उनको बताया। अपने पति के इस ध्येय को ललिता देवी ने अपना ध्येय मान लिया। शास्त्री जी की देश जाति के लिए जो उपयोगिता थी, उसे श्रीमती ललिता देवी ने स्वीकार किया था तथा उनके उद्देश्य में सहायक बनी। पत्नी का सहयोग पाकर जहां वे पारिवारिक उत्तरदायित्वों से निश्चिंत हो गए, वहां ललिता देवी अपने पति की महानता के आगे श्रद्धाभूत हो उठी। शास्त्री जी को जो भी काम दिया जाता, उसे वे पूरे मनोयोग से ईश्वर की उपासना की तरह करते। इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी महत्ता स्वीकार की जाने लगी। बड़े बड़े नेता इन पर विश्वास करते और कांग्रेस के माने हुए नेताओं में गिने जाने लगे। इनकी प्रगति का आधार परिश्रमशीलता, कर्म के प्रति निष्ठा और मनोयोग था। आदर्शों के प्रति इनका आग्रह निरंतर पुष्ट होता गया। जब ये नैनी जेल में थे, उनकी पुत्री सख्त बीमार हो गई। पैरोल पर छूटने के लिए यह लिखित आश्वासन देना पड़ता था कि वे इस अवधि में किसी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। यद्यपि वे किसी आंदोलन में भाग नहीं लेने वाले थे, फिर भी लिख कर देना अनुचित मानते थे। इस कारण वे अपनी पुत्री को देखने का विचार स्थगित कर चुके थे। जेलर को उन्हें बिना शपथ लिखाए ही छुट्टी देनी पड़ी। अपनी आवश्यकताओं के प्रति उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। जेल जीवन में जहां अन्य लोग छोटी छोटी चीजों के लिए जेल अधिकारियों से प्रार्थना करते थे, वहां शास्त्री जी स्वयं के हिस्से की वस्तु भी दूसरे को देकर प्रसन्न होते थे। अपना लैंप एक साथी को देकर उन्होंने कड़ुए तेल के दिए के सामने टॉल्स्टॉय का अन्ना केरेनिना पढ़ डाला था। जेल जीवन उन्होंने एक तपस्या समझकर बिताया। उन्हें देखकर जेल के अधिकारी तथा सहयात्री आश्चर्य करते थे कि जेल में भी इनका जीवन एक व्यवस्थित क्रम से चलता रहता है। इस काल में उन्होंने कितने ही ग्रंथ पढ़े। जेल में ही उन्होंने मैडम क्यूरी की जीवनी लिखी। आजादी के आंदोलन में शास्त्री जी की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। जेल में रहते हुए भी रात दिन श्रम करते रहे। जेल में रहें या खुले में, उनका यह श्रम चलता ही रहा। आंदोलन के नेतृत्व में, जनसाधारण के प्रयासों में, संगठन में जहां भी उनका हाथ लगा, वहां काम बना, बिगड़ा नहीं। उसका कारण यह था कि उन्होंने अपने काम की चिंता की, नाम की चिंता नहीं की। अन्य नेताओं से आगे बढ़ने का एकमात्र कारण यही था कि इन्होंने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं कोई रखी ही नहीं। दुबला पतला, ठिगना साधारण सा दिखने वाला वह लौह पुरुष अपने कठोर परिश्रम, निष्ठा, विश्वास के कारण उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में संसदीय सचिव बनाया गया। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में जब ये गृह मंत्री पद पर थे, तब कांग्रेस के महामंत्री बनाए गए। इनका एक ऐसा व्यक्तित्व बन गया था कि इन्हें आपत्तिकालीन स्थिति में कोई काम सौंपा जा सकता था। सौंपे काम की सफलता निश्चित थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल मंत्री के रूप में इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, किंतु 2 रेल दुर्घटनाओं के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके विरोध में हजारों तार आए, पर उन्होंने फिर इस पद को स्वीकार नहीं किया। इस त्याग ने उनकी महत्ता को और बढ़ा दिया। इस साधारण नागरिक के दायित्व का वहन करने में ईमानदारी बरतने का शुभ परिणाम यह हुआ कि भारत को एक ईमानदार नेता, एक ईमानदार प्रधानमंत्री मिल सका। पद का कभी मोह शास्त्री जी को नहीं रहा। वे अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदार रहे। उन्होंने राष्ट्र के पैसे को अपने उपयोग में लेने की सोचा तक नहीं। सदा वे अपने को एक साधारण आदमी, जनता का एक सेवक मानते रहे। उनकी ईमानदारी ने उन्हें रेल मंत्री पद से इस्तीफा देने को मजबूर किया। उनकी ईमानदारी ही थी जिसने कामराज योजना के अंतर्गत सबसे पहले अपना पद छोड़ा। श्री नेहरू के मरने के बाद भारतीय तथा विदेशी शास्त्री जी को आरंभ में उस रूप में स्वीकार नहीं कर पाए जिस रूप में नेहरू को किया जाता था, किंतु अपने 18 महीनों के
अल्प समय में उस धारणा को निर्मूल सिद्ध कर दिया। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत का जो स्वरूप दुनिया के लोगों ने देखा और शास्त्री जी की ललकार सुनी, वे जानते हैं कि इस नन्हे से कलेवर में कितनी सशक्त आत्मा बैठी हुई। इनका जीवन कर्ममय रहा। कभी कभी तो ये काम में इतने लीन रहते थे कि भोजन करना तक भूल जाते थे। कर्म क्षेत्र में शिथिल होते इन्हें कभी नहीं देखा। असंभव दिखने वाला कार्य जब शास्त्री जी को दिया गया तो उनके परिश्रम ने उन्हें सहज संभव बना दिया। शास्त्री जी ने अपने एक एक क्षण को कर्म करने में बिताया। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो उनका कुछ ऐसा व्यवहार रहा कि विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते थे। लोकप्रियता का यह गुण उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन से ही विकसित करना आरंभ कर दिया था। कांग्रेस में आपसी मतभेद दूर करने में इनकी सानी का कोई दूसरा ना था। राजनीति सरोवर के पंकज शास्त्री जी सदा राजनैतिक छल छद्मों से दूर रहे। सन 1966 ईस्वी में हुई ताशकंद वार्ता की समाप्ति पर यह सूचना सुनकर विश्व का प्रत्येक नागरिक रो पड़ा कि महान व्यक्ति अब हमारे बीच नहीं रहा। मरने पर अपने उत्तरदायित्वों के लिए कोई तो मकान, जमीन जायदाद, धन दौलत छोड़ जाते हैं, पर शास्त्री जी ने कभी स्वयं को अपने परिवार तक सीमित नहीं रखा। वे सारे देश के थे। अपने परिवार व परिजनों के लिए आदर्श जीवन जीने की महान पूंजी छोड़ गए। सामान्य व्यक्ति से लाखों कारों के निर्माता हेनरी फोर्ड। हेनरी तब मिशिगन राज्य के अपने गांव की एक पाठशाला में पढ़ते थे। वे अभी कक्षा में ही थे कि एक किसान आया और अध्यापक से शिकायत करने लगा, देखिए साहब, आपके बच्चों ने खाड़ी में एक बांध बना दिया है जिससे मेरे खेत में पानी भर गया है। आश्चर्यचकित रह गए अध्यापक। यह शैतानी कौन कर सकता है? यह इतनी सूझबूझ और समझ वाला लड़का कौन है जो इस उम्र में भी खाड़ी को बांधने का साहस कर सके? पहले तो उसे विश्वास नहीं आया, इसीलिए लड़कों से पूछा, तुम लोगों में से किसी ने बांधा है क्या? जी हां, एक छात्र ने उठकर कहा, जो हेनरी ही था। पर मुझे यह विचार भी नहीं आया था कि पानी पीछे की ओर चला जाएगा और खेत को हानि पहुंचेगी। इस स्वीकारोक्ति ने अध्यापक को विस्मय विभोर कर दिया, परंतु सामने ही किसान खड़ा था, अतः उन्होंने उसे संतुष्ट करने के लिए हेनरी को डांटा और कहा, देखो हेनरी, तुम्हारी इस नादानी से आपका कितना नुकसान हो गया है। तुम लोगों को दूसरों की संपत्ति का सम्मान करना चाहिए। जाओ बांध तोड़ कर आओ। हेनरी अपने उन साथियों को साथ लेकर खाड़ी पर गए और वह बांध तोड़ कर आए। इस प्रकार हेनरी की बचपन से ही नए नए प्रयोगों और इस प्रकार के सूक्ष्म साहसों में रुचि थी। बांध तोड़कर जब वे वापस शाला में आए तो अध्यापक ने हेनरी को दंडित करते हुए कहा, अब तुम विद्यालय समाप्त होने के बाद संध्या तक यहीं रहा करोगे और हम लोगों के साथ ही तुम्हारी छुट्टी हुआ करेगी। इस प्रतिबंध का हेनरी पर कोई प्रभाव नहीं होना था, अतः वे उसी मस्ती के साथ अपना स्वाभाविक जीवन जीने लगे। उन्हें यंत्रों और घड़ियों के पुर्जों से भी बेहद लगाव था। एक बार की बात है कि हेनरी ने अपनी कक्षा के एक सहपाठी की घड़ी खोल डाली। वे उसका निरीक्षण कर ही रहे थे कि मास्टर जी की निगाह उन पर पड़ गई। उनके स्वयं के लिए घड़ी एक जटिल यंत्र था, अतः डांटते हुए उन्होंने हेनरी से कहा, हेनरी, यह क्या कर रहे हो? क्या तुम इस घड़ी को ज्यों का त्यों जमा सकते हो? शांत हेनरी अध्यापक की ओर कुछ न बोलते हुए देखने लगे, जैसे उनकी आंखें कही गई बात को पुनः दोहराने का इशारा कर रही हूं। अध्यापक ने समझा हेनरी के होश ठंडे पड़ गए हैं, अतः उन्होंने कहा, ठीक है, जब तक तुम इस घड़ी को ठीक नहीं कर लेते तब तक तुम यहां से नहीं जाओगे। धन्यवाद। क्रमशः।